वेलकम बैक। तो आज हम देखने वाले हैं मेजर गौरव आर्या का एक वीडियो। तो सीधा वीडियो की तरफ चलते हैं, बाकी बातें होती रहेंगी। लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें, ठीक है। प्ले। और इनका मानना गलत नहीं, क्योंकि मैं भी यही मानता हूं। आई ऑल्सो बिलीव दिस वेरी स्ट्रांगली, वेरी फर्मली, कि आज नहीं तो कल, नहीं तो 5 साल 10 साल, कभी भी चीन के साथ आपकी भयानक झड़प होने वाली है। यूक्रेन को अमेरिका कितने $100 अरब दे चुका है, सारे वेस्टर्न वर्ल्ड मिला के। अमेरिका का नाम क्यों लें हम? यूके ने भी दिए, जर्मनी ने भी दिए, फ्रांस ने भी दिए, सभी दे रहे हैं। लोगों को हथियार भी दे रहे हैं दोस्तों। अब दोस्तों एक कमेटी गठित करी गई थी पहले, जिसका नाम था विजय राघवन कमेटी। और विजय राघवन कमेटी को यह बोला कि तुम जाओ और भाई ये पता लगाओ कि पूरा चक्रम है क्या, ये इतने ढीले क्यों पड़ जाते हैं ये। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरव आर्या और आप देख रहे हैं चाणक्य डायलॉग्स। इस वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। खासतौर से वो दोस्त जो हमारे वीडियो देखते हैं लाखों की तादाद में, लेकिन हमारे सब्सक्राइबर नहीं है और देखते रोज हैं। ये कैसी बात होती है? प्लीज सब्सक्राइब। ऐसे ही सर, ऐसे ही हमारे साथ भी है सर। सुनते नहीं है ये लोग, ये नहीं सुनते सर। हमारे साथ भी यही करते हैं। हज़ारों व्यूज़ आ रहे हैं लेकिन सब्सक्राइब कोई नहीं कर रहा सर। क्या करें, कैसे लोग हैं ये? कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं? सुनो सुनो, एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ याद आ गई मुझे। तो बेसिकली क्या है कि ये जो यूरोपियंस हैं, जो अमेरिकन्स हैं, ये यूक्रेन को पैसा दे क्यों रहा है? इसकी दो वजह। अमेरिका इसलिए दे रहा है क्योंकि उसको रशिया को वहाँ पे दिक्कत है, रशिया से उसका ऑब्सेशन है, रशिया से, ठीक है। लेकिन बाकी यूरोपियन देश क्यों दे रहे हैं? एक तो रीज़न रशिया है, दूसरा रीज़न पता है क्या है? ऐसा ऐसा दिख रहा है, ऐसा हमारी तरह दिखते हैं वो लोग। गोरे अपने लोगों के साथ खड़े रहते हैं, ये मानना पड़ेगा हमें। जो हमारी तरह दिखता है वो हमारे साथ है। रेसिज्म है दुनिया में, ठीक है, मानो। एक हमारे ही वाले हैं गधे, ठीक है, जो कि हम जैसे दिखते हैं लेकिन हमसे ही लड़ते हैं। बांग्लादेश, नीचे आप चले जाएं तो श्रीलंका, म्यांमार, नेपाल वगैरह वगैरह वगैरह, ये आपस में यूं लगे हुए हैं। मेरे हिसाब से इंडियन सब कॉन्टिनेंट जो जिसे हम बात करते हैं ना, जो अखंड भारत की जो बात होती है, तो यार देखो, ऐसा तो नहीं होने वाला कि एक राज्य आएगा और वो सब पे हो जाएगा। ठीक है, प्रैक्टिकल नज़रिया ये है कि यूरोपियन यूनियन जैसा कोई एग्रीमेंट हो जाए कि यू नो व्हाट, जो इंटरनल बॉर्डर्स हैं हमारे, जो एक दूसरे के साथ लगते हैं, उस पर हम सिक्योरिटी पे कम पैसा खर्चा करेंगे और जो एक्सटर्नल हैं उस पर हम ज़्यादा खर्चा करेंगे। बाकी इंटरनल में जो है वो हम ट्रेड शुरू कर सकते हैं, वीज़ा फ्री एंट्रीज वगैरह रख सकते हैं, राइट, चेक एंड बैलेंसेस रख सकते हैं। एक अच्छा सिस्टम इंडिया डेवलप करे और बाकी सारे नेशंस को शेयर करे, जिससे कि ट्रैकिंग ईजी हो सके, कौन कहाँ जा रहा है, कौन कहाँ आ रहा है। ये हो सकता है, ठीक है। आगे चलते हैं, वीडियो देखते हैं। अच्छा दोस्तों, ऐसा है कि एक मीटिंग हुई 13 जनवरी को दिल्ली में, और मीटिंग बुलाई माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने। 13 जनवरी की मीटिंग, पूरी दुनिया देख रही थी कि 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा होगी। पूरी दुनिया कह रही थी कि यार कोई हमला तो नहीं कर देंगे आतंकवादी, कोई कुछ अटैक तो नहीं हो जाएगा, कैसे होगा, क्या होगा। सब लोग इसके बारे में डिस्कशन कर रहे थे। लोग बहुत उत्साह का एक सागर उमड़ के आ गया। दुनिया भर के लोग, हमें भी जाना है, हमें भी प्रभु श्री राम के दर्शन करने हैं, रामलला के दर्शन करने हैं, और ये सब बातें चल रही हैं दोस्तों। और वहां पे दिल्ली में माननीय प्रधानमंत्री जी एक खुफिया मीटिंग करते हैं। वो मीटिंग मीडिया में तो आई दोस्तों, वो मीटिंग की चर्चा मीडिया में तो आई, लेकिन एग्जैक्ट उसके अंदर क्या बात हुई थी डिटेल में, वो किसी को नहीं पता, वो खुफिया रह गई। मैं आपको 2-3 बातें बताऊंगा और फिर मैं आपको बताऊंगा उस मीटिंग में क्या डिस्कस हुआ, जो मीडिया में आया है, और मेरा एनालिसिस क्या है। दोस्तों, भारत की जो नेशनल सिक्योरिटी एस्टैब्लिशमेंट है, नेशनल सिक्योरिटी एस्टैब्लिशमेंट, जाहिर सी बात है, उसमें कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी है, आपके चीफ्स हैं, सीडीएस हैं, सब कुछ है, एनएसए, एवरीबॉडी इज देयर। कहीं ना कहीं इसको ये भरोसा हो गया है कि भारत और चीन की जंग होने वाली है। कहीं ना कहीं उन्होंने मान लिया है, और इनका मानना गलत नहीं, क्योंकि मैं भी यही मानता हूं। आई ऑल्सो बिलीव दिस वेरी स्ट्रांगली, वेरी फर्मली, कि आज नहीं तो कल, नहीं तो 5 साल 10 साल, कभी भी चीन के साथ आपकी भयानक झड़प होने वाली है। ये जो झड़प होगी आपकी, ये झड़प होगी आपकी हिमालय में, और ये झड़प होगी आपके समुद्र में। ये दोनों तरफ की झड़प है दोस्तों। आप ये मत सोचिएगा कि जैसे पहले युद्ध होते थे ना चीन के साथ, 1962 1967, हिमालय से अटैक कर रहा है, फिर हम लोग डिफेंड कर रहे हैं, फिर हम लोग उनको खदेड़ रहे हैं, फिर वो हमारे ऊपर बमबारी कर रहे हैं। यार ये स्टोरी चेंज हो गई है। ये 2024 है, और आज की जंग ऐसी है कि समुद्र में होगी ही होगी, समुद्र में होगी ही होगी। ये मैं हिमालय के लिए मना नहीं कर रहा, मैं ये नहीं कह रहा कि हिमालय में नहीं होगी, समुद्र में भी होगी। और ये जो मीटिंग है, कहीं ना कहीं मोदी जी के दिल में ये विश्वास है कि लड़ाई होगी, और भारत उसके लिए तैयार होना चाहिए। अब वहां पे थे कौन कौन, मैं आपको बताता हूं वहां पे थे कौन कौन। डॉक्टर पी के मिश्रा, प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू द प्राइम मिनिस्टर, एनएसए अजीत डोवाल, सीडीएस जनरल अनिल चौहान, चीफ ऑफ नेवल स्टाफ एडमिरल आर हरिकुमार, डिफेंस सेक्रेटरी गिरधर अरामने, डॉक्टर समीर वी कामत, चेयरमैन डीआरडीओ। दोस्तों, इसके अलावा और भी कई ऑफिशियल्स वहां पे थे। नेवल चीफ वहां पे क्यों थे? एडमिरल आर हरिकुमार। जैसा मैंने आपको बताया, लड़ाई समुद्र में होनी है, ये कोई नहीं रोक सकता। अगर चीन शुरू नहीं करेगा ना, चीन हिमालय से शुरू करेगा, चीन समुद्र से शुरू नहीं करेगा, भारत इसको समुद्र में ले जाएगा। ये भी मैं आज आपको प्रेडिक्ट करता हूं। इंडिया विल टेक द वॉर टू द सीज, अगर चाइना ने हिमालय पर अटैक करा तो ये होगा, ये 100% होने वाला है। और यही मोदी जी भी समझते हैं, यही डोवाल साहब भी समझते हैं। आपने देखा होगा डॉक्टर जयशंकर का रुख, आप डॉक्टर जयशंकर को फॉलो करिए, आप उनको ट्विटर पर फॉलो करिए, आपको पता लग जाएगा फॉरेन पॉलिसी किधर जा रही है, भारत क्या करना। आपको पता लग जाएगा, अगर थोड़ा सा भी एनालिसिस रखते हैं अपने अंदर, आपको पता लग जाएगा कि भारत में क्या होने वाला है। आप उनके सुर देखिए चाइना को लेकर, वो कह रहे हैं जयशंकर साहब की ट्रेड जो है वो अपनी जगह है, नो डाउट, लेकिन वो कह रहे हैं कि पूरी दोस्ती चीन के साथ नहीं हो सकती, पूरा नॉर्मलाइजेशन चाइना के साथ नहीं हो सकता जब तक चीन बॉर्डर डिस्प्यूट सॉर्ट आउट ना करे। चीन डेस्परेट है दोस्तों, चाइना बहुत डेस्परेट है। चाइना का रियल एस्टेट का मार्केट पिट गया,
चाइना का स्टॉक मार्केट पिट गया, चाइना के बैंक्स बंद हो गए, ताले लग गए उनके बैंकों में, और डेस्परेशन में आदमी गड़बड़ करता है। ये कब करेगा चीन? 24 में, 25 में, 26 में, किसी को नहीं पता, लेकिन ये 110% होगा। चाइना हमला करेगा, आप मान के चलिए चाइना हमला करेगा। ठीक है, अब दोस्तों आते हैं इस मीटिंग पर। ये जो मीटिंग है ना, ये जो खुफिया मीटिंग है जिसकी कुछ कुछ बातें बाहर आई हैं और कुछ कुछ बातें अंदर रह गई हैं, मैं आपको बताता हूँ। एक मिनट, तो अगर हमें ये पता है कि चीन गड़बड़ करेगा और हमें इतनी श्योरिटी है, तो मेरा ये मानना है कि हमें पहले इंटरनल प्रॉब्लम्स एज सून एज पॉसिबल जो भी हैं, जहाँ भी हमारी कमी है, वो हमें पहले सॉल्व करके रखनी चाहिए, ताकि जब हो तो हमें इंटरनल कुछ ना देखना पड़े। जो भी है, जहाँ भी हमें डाउट है कि ये इंटरनल सिक्योरिटी है हमारी, यहाँ पर दिक्कत है, या ये छोटे मोटे लफड़े हैं, या ये छोटी मोटी पॉलिटिक्स है, वी नीड टू गेट दिस स्ट्रेट एज सुन एज पॉसिबल। कहते हैं ना कि वी नीड टू गेट आवर हाउस इन ऑर्डर, इससे पहले कि हम बाहर निकलें। तो अगर हमें इतना है तो हमें फ़ौरन जो है, जो भी है अंदर, एक वो करना चाहिए कि नहीं, जल्दी जल्दी सुलझाओ, फटाफट करो, राइट। सबको जो है चेक एंड बैलेंसेस करो, पुलिस का बजट बढ़ाओ, और ये सारी चीज़ें करो, ताकि जब वहाँ कुछ हो तो यहाँ कुछ ना हो। क्योंकि फिर आप अंदर देखोगे तो फिर बाहर नहीं देख पाओगे। आगे चलते हैं। सबसे बड़ा सबक हमने क्या सीखा रूस और यूक्रेन की लड़ाई से? सोचिए जरा इसके ऊपर। सबसे बड़ा सबक हमने सीखा दोस्तों, द बिगेस्ट लेसन वाज कि जो देश अपने हथियार खुद नहीं बनाता, अपनी एम्युनिशन खुद नहीं बनाता, अपनी टेक्नोलॉजी खुद नहीं बनाता, वो देश लड़ाई नहीं जीत सकता। यूक्रेन को अमेरिका कितने $100 अरब दे चुका है, सारे वेस्टर्न वर्ल्ड में लाके। अमेरिका का नाम क्यों नहीं हम? यूक्रेन ने भी दिए, जर्मनी ने भी दिए, फ्रांस ने भी दिए, सभी दे रहे हैं। लोगों को हथियार भी दे रहे हैं दोस्तों। यूक्रेन जीत नहीं पाया, उल्टा रूस ने 17.5% उनकी जमीन कैप्चर कर ली। आपको पता है यूक्रेन क्यों नहीं जीत पा रहा? या यूक्रेन अपने जो उसके ऑब्जेक्टिव्स हैं वॉर के, वो क्यों नहीं मैनेज कर पा रहा? क्योंकि यूक्रेन के पास बहुत लिमिटेड वेपन्स मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटी है, बहुत लिमिटेड। जो पहले रूस छोड़ गया था, क्योंकि यूक्रेन यूएसएसआर का हिस्सा था ना, तो जो यूएसएसआर छोड़ गया वही है, उससे ज्यादा कुछ नहीं यूक्रेन के पास। और यही मोदी जी ने और यही आर्मी, नेवी और एयरफोर्स ने सबसे बड़ा सबक सीखा। सबसे बड़ा सबक कि बस अगर भारत अपने हथियार, अपनी एम्युनिशन, अपनी स्ट्रेटेजी, अपनी टेक्नोलॉजी खुद नहीं बनाता और सिर्फ इंपोर्ट करता है हथियार, सिर्फ इंपोर्ट में लगा रहता है कि ये चेक लो इतने दे दो, ये चेक लो, जैसे हमारे इतने सालों से होता चला रहा है, तो अगली लड़ाई में बड़ी मुश्किल होने वाली है। बस अगली लड़ाई में मुश्किल कैसे होगी दोस्तों? आपने अमेरिका से सामान ले लिया आपने सामान, अमेरिका ने आपको जहाज दे दिया, अमेरिका ने आपको ये दे दिया, वो दे दिया, आपने चेक मारा उनके मुंह पे, उन्होंने बोला लो, आपकी लड़ाई शुरू हो गई किसी देश के साथ। अमेरिका नहीं चाहता आप लड़ें, अमेरिका क्या करेगा? आपको उसका एम्युनिशन देना बंद कर देगा। हथियार में टूट होगी, अमेरिका बोलेगा रिपेयर नहीं करेंगे, रुक जाओ एक हफ्ते बाद। एक हफ्ता लड़ाई में, एक हफ्ता लड़ाई में 1 घंटा ज्यादा होता है, एक हफ्ता तो बहुत बड़ी बात है। करेगा मतलब अमेरिका हफ्ता 10 दिन के बाद करेगा। तो आपको अपनी मुट्ठी में कैप्चर करना। अब मैं आपको बताता हूं क्या क्या वहां पे बातचीत हुई। सबसे बड़ी बात डीआरडीओ की। प्रधानमंत्री मोदी ने 2 बातें बोली। एक बोला है कि अगर आप बजट डिसाइड करते हो कोई हथियार बनाने का, कोई भी बजट डिसाइड करते हो, तो वो मुझे उसी बजट में चाहिए। ऐसा नहीं हो सकता कि आपने बोला 100 करोड़ और जब तक बनते 1000 करोड़ का हो गया, कह नहीं 100 करोड़ का साइन है, 100 करोड़ के अंदर करो। दूसरी चीज है टाइम ओवररन। आपने बोला 2 साल के अंदर तैयार हो जाएगा, वहां पे 20 साल से मामला चलता चला रहा है। तेजस को देखो ना, दूर क्यों जाना है? अर्जुन टैंक को देखो। जब मैं आर्मी में कमीशन हुआ था 1994 में, मैं तब से अर्जुन को देख रहा हूं, बनते चला जा रहा है। आज की तारीख में नोबडी हैज द टाइम, नोबडी हैज द पेशेंस। लोग यूं काम होता है यार, यूं एआई टूल्स यूज करके हर चीज टॉप क्लास की टेक्नोलॉजी नहीं, जब तक आप लेके आओगे जब तक तो वो आउटडेटेड हो चुका होगा, जब तक तो और चीज़ें आ गई होंगी यूज करके लोग बनाते हैं लेटेस्ट। इतना टाइम है किसी के पास कि बैठे रहो ओ भाई 1994 30 साल हो गए, 30 साल से मैं अर्जुन को देख ही रहा हूं। कभी 1 रेजिमेंट, कभी 2 रेजिमेंट, अभी आई थिंक 2 या 3 रेजिमेंट, व्हाटएवर इट इज। आपको जो करना है करो ना, आगे बढ़ो फिर उसमें। रोक किस चीज की है? या तो सही है या प्लेटफॉर्म गलत है। तेजस को देखो, कब से बन रहा है तेजस यार, कब से बन रहा है तेजस, बनता चला जा रहा है, इसको ये करेंगे। ये जो सरकारी माहौल है, मोदी जी ने बोला खत्म करो इसको। आई वांट टॉप क्वालिटी, आई वांट इट विद इन द बजट, आई वांट इट विद इन द टाइम। तो ये बोला, ये क्यों बोला? क्योंकि उनको पता है लड़ाई होने वाली है, चीन के साथ पक्का होने वाली है। आप मान के चलो वी विल हैव अ वॉर विद चाइना इन द कमिंग ईयर्स। अच्छा, अब दोस्तों एक कमेटी गठित करी गई थी पहले, जिसका नाम था विजय राघवन कमेटी। और विजय राघवन कमेटी को ये बोला कि तुम जाओ और भाई ये पता लगाओ कि पूरा चक्रम है क्या, ये इतने ढीले क्यों पड़ जाते हैं, ये इतनी पुरानी रूढ़िवादी सोच, ये आगे स्पीड से क्यों नहीं बढ़ पाते। तो जो विजय राघवन कमेटी ने जो रिपोर्ट दी, वो मैं आपके सामने रख रहा हूं और मैं आपको पॉइंट बाय पॉइंट एक्सप्लेन करूंगा। तब आपको पता लगेगा कि कई लोग मुझसे पूछते हैं कि सर हम ये क्यों नहीं कर सकते, ये क्यों नहीं कर सकते हम डिफेंस के मामले में, ये है हम इसलिए नहीं कर सकते, ये है। और आज मैं आपको ये कमेटी की रिपोर्ट सामने बताता हूं, विजय राघवन कमेटी। और ये आज से नहीं, काफी सालों से डिस्कशन होता है। हम इसलिए पूछते हैं क्योंकि हमें पता है हमारी कैपेबिलिटी, हम कर सकते हैं, क्यों नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन प्रधानमंत्री ने चाबी दे दी है। उन्होंने बोला बेटा मुझे सबके शरीर में करंट दौड़ता दिखना चाहिए, अभी बैठेगा कोई नहीं। चाबी दे दी प्रधानमंत्री जी ने, मोदी जी ने स्टार्ट कर दिया इनका इंजन। अब देखिए ये कमेटी की रिपोर्ट कहती है, ये कहती है कि डीआरडीओ का काम करने का तरीका पुराना है, रूढ़िवादी है। उनकी जो थिंकिंग है वो 50 साल पुरानी है। पहले तो इस थिंकिंग को चेंज करना है। दूसरी चीज उन्होंने बोली है कि जो साइंटिस्ट्स हैं इसमें वो काफी बूढ़े हैं, उनकी बहुत एज हो गई है साइंटिस्ट की। वेयर आर यू यंग साइंटिस्ट भाई? आपके जो यंग साइंटिस्ट हैं, जिनकी यंग फ्रेश सोच है, वो कहां है? तीसरी चीज उन्होंने बोली कि डीआरडीओ को, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, इसको मैन्युफैक्चरिंग में नहीं पढ़ना चाहिए। मैन्युफैक्चरिंग में आप मत पढ़ो, आप ये मत बोलो हम ये बनाएंगे, आप कुछ मत बनाओ, आप पेंसिल मत बनाओ। आपका काम है रिसर्च और डेवलपमेंट, दैट्स इट। तो ये मैन्युफैक्चरिंग भी कर रहे थे।
और डेवलपमेंट कैसे, कोई भी प्रोडक्ट की डेवलपमेंट साइकिल आप उसमें सर्च करिए, नो डाउट आपको रिसर्च करनी है, आपका काम होना चाहिए 90% रिसर्च। आप रिसर्च करिए, नई नई टेक्नोलॉजीज अपने करिए। भाई सुनो, एक बार बना के प्रोडक्ट फर्स्ट क्लास फंक्शनल दे दो, उसमें कुछ अपडेट करनी है वो अलग चीज़ है। प्रोडक्शन का काम आपका नहीं है भाई, वो तो कॉपी के करने वाला काम है। एक बार बना दिया पार्ट, उसको कॉपी करके बनाते जाना है। सही बात है, उसमें क्या कर रहे हो आप? पैसे की कोई कमी नहीं है, आपको पॉलिटिकल सपोर्ट की कोई कमी नहीं है, प्रधानमंत्री डायरेक्टली आपके काम में इंटरेस्ट ले रहे हैं, फिर क्या दिक्कत है? दोस्तों मैं आपको बताऊं, डॉक्टर कामत जो है ना, चेयरमैन डीआरडीओ, इज अ वेरी डायनामिक ऑफिसर, इज अ ग्रेट पर्सन, आई मेट हिम, आई हैड द ऑनर एंड प्रिविलेज ऑफ होस्टिंग हिम। वो चाणक्य डायलॉग जो हमारा कॉन्क्लेव उसमें आए थे, ब्रिलियंट गाय। प्रॉब्लम क्या होती है कि सरकारी स्ट्रक्चर जब पुराने हो जाते हैं ना, सरकारी स्ट्रक्चर वो सफेद हो जाते हैं, फिर बंदा कितना भी ब्रिलियंट हो उसको दिक्कत होती है, क्योंकि वहां पे लेगेसी की चीजें होती है, नहीं साहब यहीं पे ऐसे ही चलता है। उस पूरे सिस्टम को खड़काने का जो मामला है ना, वो डॉक्टर कामत कर रहे हैं। अब मैं आपको और बताता हूं कि विजय राघवन कमेटी ने क्या क्या बोला। अब दोस्तों इसके पहले कि हम विजय राघवन कमेटी की रिपोर्ट पे जाएं, ये कागज मेरे सामने है, और ये पार्लियामेंट स्टैंडिंग कमेटी ऑन डिफेंस, इसको ये बताया गया है कि 55 में से 23 जो प्रोजेक्ट हैं, 55 प्रोजेक्ट अप्रूव कर रहे थे, उसमें से 23 पीछे चल रहे हैं। बाप रे, समझ गए आप? 55 में से 23, पैसे की कोई कमी नहीं है, डायरेक्शन की कोई कमी नहीं है, लेकिन पीछे चल रहे हैं। क्यों पीछे चल मुझे रहा है? पूछा कि भाई बताओ क्यों पीछे चल रहे हैं, कहां रुक रहा है मामला, बताओ। तो ये पहला था। दूसरी चीज देखिए, सीएजी कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट है दिसंबर 2022 की कि 67%, 67, ठीक है, 67% जो हैं, यानी कि 178 में से 119, 178 प्रोजेक्ट्स थे, उसमें से 119 हैं, ये टाइमलाइन में हुए ही नहीं। बोला था 2023 में डिलीवर करेंगे जी, हुआ ही नहीं। तो किसी को फायर किया कि नहीं किया? 2020 में करेंगे, हुआ ही नहीं, हुआ ही नहीं। इतने सारे 100 से अधिक जो प्रोजेक्ट्स हैं दोस्तों, वो डिलेड चल रहे हैं। अब इसमें कई बातें बताई गई कि ऐसा क्यों हो रहा है, तो बोला साहब डिजाइन ऑल्टरेशन है, डिजाइन ऑल्टर इसमें कर दिया है, फिर इसमें बोला कि यूजर ट्रायल डिलेज और सप्लाई ऑर्डर इश्यूज। तो ये सब चीजें उन्होंने बताई हैं। अब मैं आपको और चीजें बताता हूं दोस्तों। जो विजय राघवन कमेटी है उसके कुछ रिकमेंडेशंस हैं, उसके रिकमेंडेशंस क्या हैं? ये कहता है कि डीआरडीओ शुड रिवर्ट टू इट्स ओरिजिनल गोल ऑफ फोकसिंग ऑन रिसर्च एंड डेवलपमेंट फॉर डिफेंस। जैसा मैंने आपको बताया, इन झंझटों में मत पड़ो यार, प्रोडक्शन करना, ये बनाना, कुछ नहीं बनाना, तुम्हें बनाना ही कुछ नहीं है, तुम रिसर्च एंड डेवलपमेंट करो, साइंटिस्ट बैठाओ, सोचो, दैट्स इट। यू हैव मैसिव वेल इक्विप्ड स्टेट ऑफ द आर्ट 21st सेंचुरी लैबोरेटरीज, वहां पे जाके तुम काम करो। इन सब झंझटों में मत पड़ो यार कि हमने ये बनाना होगा ना, प्राइवेट सेक्टर को बनाने दो, पार्टनर विद द प्राइवेट सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर तुम्हें पैसा देगा, प्राइवेट सेक्टर सब कुछ करेगा, प्राइवेट सेक्टर सबके बल खड़ा होगा, आप प्राइवेट सेक्टर को टेक्नोलॉजी दो, आप प्राइवेट सेक्टर या गवर्नमेंट सेक्टर जो भी बनाता है आप उसके साथ पार्टनर करके बोलोगे जी ये चीज बनानी है। दूसरी चीज बोला है कि यार डाइवर्स टेक्नोलॉजीज, यानी कि कई सारी टेक्नोलॉजीज में मत घुसो आप 4-5 आइडेंटिफाई कर लो कि ये हमारे इंटरेस्ट का एरिया, ये हमारे स्पेशलिटी का एरिया, हम इधर ही फोकस करेंगे, हर चीज में अपना थोड़ा। जैसे फॉर एग्जांपल ड्रोन, अभी ड्रोन डेवलपमेंट में घुस रहे हैं तो उनको मना कर दिया, तुम ड्रोन डेवलपमेंट में क्या कर रहे हो यार, तुम्हारा लेना है कि नहीं लेना दो। यू फोकस ऑन कटिंग एज हाई एंड टेक्नोलॉजीज, आप अपना 4-5 8-10 जो भी आपको आइडेंटिफाई करना उसमें करो, हर चीज में मत पड़ो। तो उनको फोकस दे दिया विजय राघवन कमेटी ने। दोस्तों यहाँ पे डिफेंस टेक्नोलॉजी काउंसिल जिसके हेड होंगे प्रधानमंत्री, उसके अंदर एनएसए होंगे और भी होंगे, नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के जो चीफ हैं अजीत डोभाल साहब, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर, वो वहां पे होंगे उसके अंदर। और ये कह रहे हैं कि डीटीसी शुड बी इंस्ट्रूमेंटल इन स्टीयरिंग डायरेक्शन ऑफ डिफेंस टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट। किस तरह से जा रहा है, कैसे जा रहा है, क्या कर रहा है वो सीनियर लोग। मैं इसमें एक और चीज बताना चाहता हूं, आप इसमें ना फौज को इन्वॉल्व करो, आप फौज को इन्वॉल्व करो, मैं आपको बता रहा हूं तब ये टाइट होगा मामला। कैसे? एंड यूजर फौज है, एंड यूजर फौज। मैं आपको छोटी सी चीज बताता हूं, आप क्रिकेट का बैट बना रहे हो किसी फैक्ट्री में, क्रिकेट का बैट बना रहे हो, अगर आप क्रिकेट का बैट बना रहे हो ना, तो आप एक काम करो, आप विराट कोहली को बोलो कि विराट आप आ जाओ, सचिन आप आ जाओ, रोहित शर्मा आप आ जाओ, आप तीन हमें एडवाइस करो कि बैट कैसे बनना चाहिए, टॉप क्लास का बैट हम बना के देंगे। प्रॉब्लम यह है कि आप बल्ला बनाते हो, फिर आप विराट कोहली के पास जाते हो, बोलते हो विराट देखना कैसा बल्ला, वो कह रहा मुझे समझ में नहीं आ रहा है। इन्वॉल्व द आर्म्ड फोर्सेस, हर जगह उनको घुसा दो अंदर, उनको घुसा दो। देयर आर टॉप क्लास ब्रेन्स इन द आर्म्ड फोर्सेस, गेट देम आउट। मैं फौज को भी यही बोलूंगा, डीआरडीओ में जस्ट इन्वॉल्व देम इन एवरी प्लेस। वो बताएंगे व्हाट आर द स्पेसिफिकेशंस। जीएसक्यूआर वाला मामला ये बहुत बोलूंगा नहीं, मुझे मार पड़ेगी, लेकिन वेरी वेरी कॉम्प्लिकेटेड इशू एक्चुअली। तो दोस्तों ये बात हुई है विजय राघवन कमेटी की रिपोर्ट पर। इसके बिल्कुल जो इसका जो कारण है, जो ट्रिगर है, उसका वही है कि भारत को खतरा है। चाइना अरबों डॉलर खर्च कर रहा है टेक्नोलॉजी में, अरबों डॉलर खर्च कर रहा है टेक्नोलॉजी में। चाइना के साइंटिस्ट टेक्नोलॉजी या तो बना लेते हैं या चोरी कर लेते हैं, कैसे भी बैग बोरो स्टील दे गेट द टेक्नोलॉजी। हम लोग पीछे छूट रहे हैं। हम लोग क्यों पीछे छूट रहे हैं? क्योंकि भाई थकावट, धीरे धीरे काम करना, वही अच्छा ये अच्छा शर्मा जी की फाइल गई गुप्ता जी की टेबल पे, गुप्ता जी ने वर्मा जी को भेज, यही फाइल घूमती है। इस चीज को काफी हद तक मोदी सरकार ने इसको खत्म करा है, लेकिन क्या होता है कि लेगेसी इश्यूज होते हैं। जैसे मैंने बोला ना आपको, सफेद हाथी पुराने बैठे हैं तो बैठे हैं, हिल नहीं रहे, वो उनका काम ही वही है, वो धीरे धीरे करना, पावर कैसे ड्राइव होगा। तो दोस्तों ये जो चर्बी है ना, ये जो फैट है, इसको काटने की जरूरत है, और यही प्रधानमंत्री मोदी जी ने बोला। और साफ सीधी बात है, उनको भी ये चीज पता है, भली भांति परिचित है प्रधानमंत्री जी, खतरा है, चाइना से लड़ाई होने वाली है। दोस्तों यहाँ पे होता है वीडियो खत्म। अब हम आते हैं सवाल और जवाब पे, क्वेश्चन एंड आंसर्स। पहला सवाल है दोस्तों चिन्मय जोशी जी का। चलो मैं तुम्हें बता दूं 2-4 बातें। देखो मेरे भाई, स्ट्रक्चर का मतलब ये है बेसिकली कि आप वहाँ जाओगे ना तो सरकारी बाबू जो हैं, आप नया साइंटिस्ट एकदम एनर्जेटिक, ठीक है, मतलब वो दौड़ रहा है, वो ठीक है, वो कह रहा है कि भाई बना के दूंगा, बताओ आप क्या बनाना, प्रॉब्लम बोलो, सॉल्यूशन मैं बताता हूँ, ठीक है। क्योंकि आज के ज़माने के जो लोग हैं, जो आज के जो एंटरप्रेन्योर्स हैं, आज के जो साइंटिस्ट हैं, वो भाई वो नेक्स्ट लेवल पर सोच रहे हैं। मतलब जिस स्पीड से जो पुरानी जनरेशन चल रही थी, वो उतनी स्पीड से नहीं चलते भाई, वो नेक्स्ट स्पीड से चलते हैं बिल्कुल, ठीक है। कि नहीं ये नहीं, ये नहीं, ये तुम 10 कदम में वो काम करोगे, हम 3 में करके दिखा देंगे तुम्हें। दिक्कत क्या होती है कि वो जो बैठे हुए हैं ना भाई साहब वहाँ पे सीनियर के, अच्छा हमें बताओगे, अच्छा वो
पर्सनल एरोगेंस, वो पर्सनल एटीट्यूड, वो हमारी पोजीशन, वो जानबूझकर पूरे सिस्टम को डिटेल कर देते हैं। ये सच है, और ये कई ऑफिसेस का सच है, कई कंपनीज का सच है। जो काम इजीली हो सकता था, जो काम मैं आपको पर्सनली बताता हूँ, मैंने बहुत सारे ऑफिसेस में काम किया है, बहुत सारी जगह काम किया है। जो काम 2 कदम में हो सकता था, जो काम 15 मिनट में हो सकता था, उसको करने में आपने 3 दिन निकाल दिए। क्यों? नहीं साहब, हमारे यहाँ तो ऐसे ही काम होता है। अरे यार, मैं 15 मिनट में करके दे रहा था आपको, लेकिन नहीं, हमारे यहाँ तो ऐसे होता है। वो वहाँ उसके बाद जाएगा, फिर वहाँ से आएगा। मैंने कहा यार, आएगा तो यही, बनेगा तो एंड यही, क्यों 3 दिन लगा रहे हो? लेकिन नहीं। और फिर क्या होता है कि अरे हमारी बात नहीं मान रहे हो, राइट? सबको अपनी अपनी पोजीशन की पड़ी रहती है। तो वो ये सही कह रहा है वो, कि हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम ही ये पुरानी सोच वाले, पर्सनल एरोगेंस घुसेड़ने वाले हर जगह। और सॉरी टू से दिस, लेकिन ये बात माननी पड़ेगी आपको कि हमारे यहाँ लोगों में ऊंच नीच बहुत ज़्यादा है, हद से ज़्यादा है। मैं एक ऑफिस में गया था, वहाँ पर कुछ लोग इंटरव्यू देने आए थे। तो एक लड़के ने बस खाली ना यहाँ पे ऐसे टच करके उससे पूछ लिया, एक्सक्यूज़ मी सर, वो बंदा ऐसा भड़का है, ऐसा नाराज़ हुआ है वो, कि मान लो उसे लात मार दी हो किसी ने। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे टच करने की? मतलब वो नहीं होता कि हम ऊंची जात वाले और तुम नीची जात वाले, वैसा उस लेवल पे था वो आदमी। अब आप सोच लो, तो ये जो टैलेंट आता है, ये उसे भी काम नहीं करने देते, क्योंकि सिस्टम ही ऐसा बना हुआ है। तो ये बात सही है कि आपको सरकारी बैंक्स में और सरकारी दफ्तरों में आपको एक चेक एंड बैलेंसेस रखने हैं, एक टाइमलाइन रखनी है। उसके लिए आपको डिजिटाइज पूरे तरीके से करना पड़ेगा। काफ़ी हद तक कर दिया है हमने कि भाई फाइल आ गई है, इतने टाइम में दूसरी डेस्क पे चली जानी चाहिए, नहीं गई तो तुम दो रीज़न क्यों नहीं गई। और नहीं तो मेरा मानना है कि ज़्यादातर चीज़ें जो है वो प्राइवेटाइज कर दो। हमारे भोपाल में बसें चलाई थी, रेड बस, ऐसी कचरा हालत में है कि पूछो मत, कचरा हालत में गवर्नमेंट ने चलाई थी, मतलब सत्यानाश कर दिया उसका। अगर वही बस है, अगर आप प्राइवेट कंपनी को दे देते ना, वो उसी बस में से प्रॉफिट भी कमा के दे देता आपको। यही फ़र्क होता है। खैर, मिलते हैं दूसरे वीडियो में, अपना ख्याल रखें, बाय बाय।